जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2021 द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का पूरा पेपर यहाँ पे हल कराने वाला हूँ। आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल कराने वाला हूँ और आप यहाँ से अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आपके एग्जाम में कौन कौन सा आपका आंसर जो है आपने सही किया है। तो यहाँ पे मैंने पूरा पेपर यहाँ पे ले लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूं, सारा पेपर मैंने कलेक्ट कर लिया सारे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर एक एक करके मैं बताता चल रहा हूँ, उसके बाद से समझाता जाऊंगा एक एक क्वेश्चन को। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन आप लोग को सही और सटीक तरीके से समझ में आ सकेंगे। और आपके कितने बहुविकल्पी आपके सही होते हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका बहुविकल्पी ही जो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है, यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, वही आपके नंबर डिसाइड करेंगे कि आपका कितना नंबर तक जाता है। तो दोस्तों, आपका पेपर कैसा हुआ है बहुविकल्पी डिसाइड करेगा, क्योंकि बहुविकल्पियों की संख्या 15, अगर 15 में 15 आपके सही हो जाते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको ज्यादा नंबर मिलने वाला है। उस हिसाब से दोस्तों अब आइए हम लोग शुरू कर देते हैं और यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ का सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं। विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं। और ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों 4 हैं, ऑप्शन में 4 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। तो दोस्तों यहां पे जो ऑप्शन आपका सही होगा, यहां पे जो ऑप्शन आपका सही होगा, यहां पे आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 4 ऐसी प्रचलित योजनाएं हैं जो विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण में काम करती हैं। उसके बाद से आपका ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन पे आता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। यानी कि ग्राम शिक्षा समिति जो होती है विद्यालय में, तो उसमें कितने अभिभावक जो हैं सम्मिलित होते हैं। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो अगर नहीं आपको आंसर पता है तो मैं इसका आंसर बता दूं कि विद्यालय समिति में यहां पे आपके 3 अभिभावक जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। कितने अभिभावक सम्मिलित होते हैं? 3 यहाँ के आपके अभिभावक जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा नियमावली, ठीक है, नियमावली अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ये ऑप्शन पूछ रहा है और ऑप्शन दे रहा है 1971, ठीक है, और 1972, ठीक है। और उसके बाद से यहां पे देखिए ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन और है, 1973 और 1974। तो आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा 1972। 1972 में आपका जो है बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए और अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों, और सबसे सटीक आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन यहां पे गलत नहीं होगा दोस्तों। आप ये समझ लीजिएगा, इससे आप मिलान कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही किया है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। हर एक वीडियो का आंसर की आप लोग को सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल पे मिलेगी, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से है चौथा क्वेश्चन, कह रहा है दोस्तों यहां पे अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए, यानी कि पीटीए जो होता है पेरेंट्स टीचर, ठीक है, पेरेंट टीचर एकेडमी, उसके बाद से कह रहा है पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान है। यानी कि महीने में पीटीए की बैठक किस दिन कराई जाती है, ये यहां पे पूछ रहा है। तो आप इसका जो है आंसर आप लगा सकते हैं। यहां पे ऑप्शन में दिया है शनिवार, रविवार, शुक्रवार, सोमवार और बुधवार। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, जो पीटीए होता है अभिभावक शिक्षक संघ, जो जिसका विद्यालय में बैठक होता है, इसका बैठक दोस्तों किस दिन किया जाता है,
अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक जो है दोस्तों शनिवार और रविवार को की जाती है। यह सबसे आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप शुरू से देखे होंगे, आप प्राइमरी में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा शनिवार के दिन या रविवार के दिन विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होती थी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे पूछा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कहता है परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो परिषदीय विद्यालय होते हैं उसमें श्यामपट्ट जो होता है जिस पे लिखा जाता है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में और ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 4 प्रकार के श्यामपट्ट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के श्यामपट्ट होते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं। यह पूछ रहा है कि मीना मंच में कितने कैसेट हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर जो है 12 हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन दे रहा है, देखिए व्यक्तित्व सर्वेक्षण, पैनल सर्वेक्षण, सामूहिक सर्वेक्षण और एकांश सर्वेक्षण। तो इसमें जो है आपका आंसर सही हो जाएगा पैनल सर्वेक्षण के द्वारा। यानी कि एक पैनल बनाया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, वही टीम जो है निर्धारित करती है कि आपके विद्यालय को, आपके प्राथमिक विद्यालय को मान्यता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 8वां क्वेश्चन है कक्षा कक्ष। ठीक है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसी भी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? योजना बनाना या पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना या विद्यालय की साफ सफाई करना। अब इस ऑप्शन में दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आपने टीचिंग की हुई है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, योजना बनाना। अगर आपको कोई क्रियाकलाप कराना है, ठीक है, स्कूल के बाहर, ठीक है, तो आप उसके लिए कक्षा कक्ष में तो एक योजना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आपको किस तरह कोई चीज कराना है, कोई भी योजना, आप जब तक योजना नहीं बनाएंगे तब तक आपका कार्यक्रम वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना बनाना। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है। ठीक है, कौन इसका प्रभारी होता है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है मुख्य कौन होता है। तो 9वें का ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी। यहां पे आपका सॉरी दोस्तों, बेसिक शिक्षा नहीं होगा, ये तो पूरे बेसिक शिक्षा जो अधिकारी होते हैं ये पूरे जिले के होते हैं। ठीक है, मगर यहां पे ब्लॉक की बात की गई है तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय, यानी कि जो ब्लॉक संसाधन बीईओ होते हैं, बीईओ, अभी हाल ही में बीईओ की भर्ती आई थी। ठीक है, जिसको बीईओ जो होते हैं वही आपके मुख्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1996, 1997 और 1995 और 1994। तो दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 10वें का है आपका कब की गई थी, ये आप सभी जानते हैं, आप सभी तो पढ़े ही हैं। इसमें एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाए 1995 में, 1999 में आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षक
राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद की स्थापना की गई थी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। ये दोस्तों सबसे आसान आपके पेपर का सबसे हलवा क्वेश्चन जो कहा जाए, एकदम हलवा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें से बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन वहीं से बिलोंग करते हैं और ये काशी के नगरी में स्थित है। काशी के नगरी यानी कि वाराणसी में, जो भोलेनाथ की नगरी कही जाती है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, वाराणसी में। आप लोग को आंख मूंद के मारना है वाराणसी, ठीक है। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान कहाँ स्थित है, प्रयागराज, मगर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यानी कि जो डाइट है, डाइट की बात की जा रही है, डाइट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। स्थापना जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कब हुई थी, मगर यहाँ पे ऑप्शन जो दोस्तों दिया गया है यहाँ पे देखिए NCERT के अनुशंसा पर, किसके अनुशंसा पर हुई थी। उसके बाद से पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, ठीक है। तो ये आपका यही सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर आपका डाइट का आपकी स्थापना की गई थी, ठीक है। डाइट की स्थापना आपकी कब की गई थी, डाइट की स्थापना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उसी के अनुशंसा पे डाइट की स्थापना हर जगह की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। मैं आप लोग को बता दूं सबसे आसान, इस पेपर का सबसे हलवा क्वेश्चन, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे हलवा क्वेश्चन मैं यहां पे अक्सर जाया करता हूं और आप लोग को लाइव वीडियोज के माध्यम से यहीं से इंफॉर्मेशन देता हूं। और आप लोग वहां के बोर्ड पे देखे होंगे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है राज्य शिक्षा संस्थान कहां स्थित है, प्रयागराज, जो कि पीएनपी के बगल में है दोस्तों। तो ये जो है प्रयागराज में राज्य शिक्षा संस्थान जो है पीएनपी है, यहाँ पे प्रयागराज में है। कहाँ पे है, प्रयागराज में। आप जैसे अगर मेरी वीडियो का लाइव वीडियोज का देखेंगे, जब मैं पीएनपी जाया करता हूँ तो वहाँ पे ऊपर बोर्ड पे लिखा रहता है राज्य शिक्षा संस्थान, तो वही आपका कहाँ रहा है, प्रयागराज में है। तो आप सभी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जानते थे कि नहीं जानते थे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लगातार सभी लोग शेयर करते रहिए। और अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग को सबसे पहले आप लोग को पूरा पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं एकदम सटीक आंसर के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यहां पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग हैं। यहाँ पे पूछ रहा है जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डाइट में पूछ रहा है कि कितने विभाग है। जो हमारे डाइट के भाई बहन हैं उनको पता होगा दोस्तों कि कितने वहाँ पे विभाग है। वहाँ पे मात्र 6 विभाग है दोस्तों, 6। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि 6 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 15वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको एकदम हलवा मिल रहा है कि राज्य शैक्षिक एवं प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। एकदम हलवा क्वेश्चन फिर आप लोगों को मिल गया। इससे हलवा दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला है, जिसमें आपको ऑप्शन दे रहा है झांसी दे रहा है, ठीक है, झांसी यहाँ पे दिया है, लखनऊ दिया है, आपका वाराणसी दिया है और यहाँ पे प्रयागराज दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, क्योंकि इसके लिए भी अगर आप बैक वाले हैं तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं। आपने इस जगह पे धरना दिया था और भव्य धरना दिया था और सरकार के नाक में दम कराया था, इसी वजह से आज आपका पेपर संपन्न हो पा रहा है। आपको मैंने लिंक दिया है, आप इससे समझ जाइएगा कि आपका जो है कहां पे स्थित है, ठीक है। आपको इतना बता दे रहा हूं कि एक विशाल धरना चला था लगभग 5, 6, 7 दिन तक, ठीक है। आपको इतना एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, इतना हिंट दे दे रहा हूं। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। A to Z जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 16वां क्वेश्चन कर रहा है संस्था नियोजन
नियोजन का अर्थ बताइए। संस्था नियोजन की बात कर रहा है दोस्तों, तो संस्था नियोजन के बारे में आप सभी जानते हैं संस्था नियोजन क्या होता है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी 15 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव पूर्ण करा चुका हूं, अब 15 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने 15 में आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि 15 में आपके कितने सही हो रहे हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली आपके पेपर समाप्त होने के बाद से डेली बाय डेली आप लोग को पूरा सॉल्यूशन मैं यहां पे कराता रहूंगा। आप लोग डेली बाय डेली अपना यहां पे पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, संस्था नियोजन का अर्थ बताइए। संस्था नियोजन किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अनुभूति आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन संसाधनों जिसके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था का योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी समय तक हो सकती है या छोटी समय तक हो सकती है। यही क्या कहलाता है, संस्था नियोजन का अर्थ यही होता है दोस्तों। आप लोगों ने अगर ऐसा लिखा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप अपने मन से जोड़ के लिखे तो भी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन से क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आसान भाषा में आप ये लिख सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के 3 पार्ट आपके होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं ये मैं आप लोग को बता दूं। पहला पार्ट होता है भौतिक संसाधन होता है, भौतिक संसाधन होता है भौतिक, ठीक है। दूसरा आपका होता है मानवीय संसाधन, और तीसरा होता है वित्तीय संसाधन। ठीक है, वित्तीय संसाधन जिसमें भौतिक संसाधन में विद्यालय भवन आ जाते हैं, ठीक है, साज सज्जा आ जाता है और उपकरण आ जाता है। फिर आपका उसके बाद से आ जाता है आपका मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक आ जाते हैं, मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक और आपके प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बच्चे, समुदाय आ जाते हैं। और वित्तीय संसाधन में विद्यालय को प्राप्त होने वाली जितनी भी धनराशियां होती हैं वे सारी चीज़ें चली आती हैं, या सरकारी समुदाय द्वारा जो प्राप्त धनराशि आती है वही चली आती हैं। अगर आपने 1 नंबर में ऐसे लिखा है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, 1 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखे। विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के आप लोग को नाम लिखना है। तो मैंने आप लोग को दोस्तों आप लोग को अभी बताया भी था, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप और भी आसान भाषा में और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि विद्यालय मानवीय प्रबंधन हो जाएगा आपका। प्रबंधन पहला लिख लेंगे, प्रबंधन, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे प्रधानाचार्य हो जाएंगे, प्रधानाचार्य, अध्यापक, ठीक है, बाबू, शिक्षार्थी आदि हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 19वां क्वेश्चन कहता है महिला प्रेरक दल की परिभाषा दीजिए। महिला प्रेरक दल दोस्तों सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये इसमें अगर आप चाहें तो एक लाइन में एकदम अच्छे से लिख सकते हैं कि महिला प्रेरक दल के बारे में। ठीक है, महिला प्रेरक दल किसको कहते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। महिला प्रेरक समूहों को संवेदनशील बनाने तथा, ठीक है, महिला प्रेरक दल को समूहशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक करने, ठीक है, और गांव के महिलाओं को जागरूक करने वाली महिलाओं को महिला प्रेरक दल कहा जाता है, समूह को महिला प्रेरक दल कहा जाता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर आपके पेपर में देखा जाए तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपका शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने किया है तो कोई और अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं आप लोग को बता दूं शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उसके लिए आप दोस्तों देखिए, सबसे पहले नंबर तो आप जो है अपने मन से लिखा कीजिए। ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हैं तब देखिए, आप जब नहीं लिख पाते हैं तब आप अपने मन से नहीं लिख पाते हैं तब कुछ उसमें जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं। तो इसका शैक्षिक प्रबंधन में आप क्या लिखेंगे, उपलब्ध संसाधनों को
तथा दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में संपन्न समन्वय कराना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, क्या कहलाता है? आपका शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। शॉर्टकट में 1 नंबर में इतना ही लिखिए। बाकी पूछ रहा है आपका 21वां क्वेश्चन पूछ रहा है समय सारणी के 3 महत्व बताइए। तो समय सारणी के 3 महत्व आप सभी जानते हैं कि आपने समय सारणी के बारे में आपने खुद पढ़ा है कि समय सारणी क्या होता है, समय सारणी से लाभ क्या होते हैं। तो समय सारणी से देखिए, समय सारणी से क्या होता है कि शिक्षक समय से विद्यालय में पहुंच पाता है, बच्चे समय से विद्यालय में पहुंच पाते हैं और बच्चों की कक्षाएं जो हैं समय से सुचारू रूप से चल पाती हैं। अगर अपने भाषा में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, पढ़ने, खेलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित समय विभाजन हो सकता है। ठीक है, शिक्षकों के न तो कार्यों के घंटे लगातार होने चाहिए और न ही इसमें विभाजित करना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं आसान भाषा में। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राम शिक्षा समिति के बारे में। ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संलग्न कौन करता है? ये आपका 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति के बारे में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आसान आया था। अगर आप गाँवों के रहने वाले हैं तो ग्राम प्रधान करता है। दोस्तों ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम शिक्षा समिति के खाते से संबंधित कार्य ग्राम प्रधान ही करता है। दोस्तों बोलते बोलते गला बैठ जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा, जिससे कि आपको, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थान, ठीक है, राज्य शिक्षा संस्थान जो है यहाँ पे 24वां क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक के 3 संगठन कार्य को बताइए। तो यहाँ पे 24वां का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बीआरसी होता है, बीआरसी होता है और आपका डाइट हो जाएगा, डाइट, ठीक है, डाइट हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा डाइट के बाद से पीएनपी लिख लीजिए, पीएनपी महाराज की जय, इनको भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपका ये हो गया, 3 पूछ रहा था, 3 हमने लिख दिया। फिर पूछ रहा है राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य बताइए। अब राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद से एनपीआरसी समन्वय के कार्य बताइए। एनपीआरसी समन्वय के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप जानते ही हैं, मगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी बता दूं एनपीआरसी होते क्या हैं। ठीक है, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। और केंद्र, ठीक है, एक ये लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं या केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। ये आप इतना लिख सकते हैं। 1 नंबर में बस आप इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पे टीटी लिखा है, टीटी क्या होता है? शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। टीटी क्या होता है? शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये तो सभी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी मैंने बता ही दिया, तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी अब लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, तो मैं आप लोग को यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले 38 का आपका बता दे रहा हूं। डाइट का मूल रूप से काम क्या होता है? डाइट का काम होता है सेवारत प्रशिक्षण करना। ठीक है, सेवारत, क्योंकि मुझसे ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे जब पेपर देखा है तो सर डाइट का काम क्या क्या होता है। तो सेवारत जो होते हैं टीचर होते हैं, उनको प्रशिक्षित करना होता है। बीटीसी का प्रशिक्षण करता ही है, आप सभी जानते हैं, आप उसी से प्रशिक्षण ले रहे हैं। बीटीसी विशिष्ट बीटीसी भी होता है, उसका भी प्रशिक्षण का कार्य कौन करता है? डाइट ही करता है। ठीक है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ही करता है और ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण का कार्य करता है। उर्दू बीटीसी का भी प्रशिक्षण का कार्य करता है और आपका ब्लॉक स्तर पर डाइट मेंटर का चयन भी करता है और बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल देता है। ये आप सारी चीजें आप इसमें लिख सकते थे, अगर आपने लिखा है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व के बारे में लिखेंगे, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन
अधिकारी के बारे में यहाँ पे आप लोग को लिखना है, बीईओ जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना नंबर का क्वेश्चन किया है, आपको कितना नंबर मिल सकता है। और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ईमानदारी से, और कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। और कल जो भी पेपर होगा उसका पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं ही आप लोग को अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप आराम से पेपर का मिलान कर लीजिएगा और आप आराम से देख लीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। और अभी तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप वहां से जुड़ कर अगर इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को भी पा सकते हैं, और वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।